अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। जैसा आप सबको मालूम है, 4 नवंबर को जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने जा रही है और पहला मैच जो मेलबर्न में है, तो उसके लिए जो है वो टीम अनाउंस होना थी और साथ ही साथ उसके फ़ौरन बाद जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसका भी स्क्वाड अनाउंस होना था, बोथ T20 और वनडे का। और उससे पहले जो है वो बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किए हैं। तो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे, उसके बाद जो है वो स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, बहुत ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाले स्क्वाड पे। और उसके बाद जो है आपको पता है सारों को कि गैरी क्रिस्टन ने जो है वो भी अपना रेजिग्नेशन जो है पीसीबी को दे दी है। ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। पीसीबी ने जो है वो एक दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया है और कुछ प्लेयर्स जो है इसमें नए ऐड किए गए हैं और कुछ प्लेयर जो है उनको निकाल दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है। और बहरहाल अभी मैं आपके सामने नाम पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो ए कैटेगरी है, एज यूजुअल बाबर और रिजवान ए कैटेगरी के अंदर हैं। उसके बाद बी कैटेगरी में आप देखें तो नसीम शाह, शहीन अफरीदी और शान मसूद जो है उनको डाला गया है। शान मसूद चूंकि कैप्टन है टेस्ट टीम के, इसलिए उनको बी कैटेगरी में डाला गया है। शहीन अफरीदी को ए कैटेगरी डिमोट किया गया है, वो पहले एम हुआ करते थे, अब उनको बी में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो है जो लड़के जिनका अपग्रेड हुआ है, यानी जो पहले नीचे वाली कैटेगरीज में थे अब वो ऊपर वाली कैटेगरीज में आ गए हैं, उनमें नाम आते हैं अबरार अहमद, साइम अयूब, सलमान अली आगा और सऊद शकील के। ये चारों जो हैं वो डी कैटेगरी से सी में आ गए हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ और शादाब खान, ये दोनों पहले बी कैटेगरी में थे, अब ये दोनों सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा डी कैटेगरी के अंदर जो है वो ज़्यादातर नए लड़के आते हैं। उसमें एक लंबी लिस्ट है जिसमें सारे न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जिसमें मैं जल्दी से नाम ले लेता हूँ। आमिर जमाल, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान, वसीम जूनियर जो वो पहले से इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, तो वो डी में रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से मैच हुए भी नहीं और वो पहले भी डी में थे, अभी भी वो डी में ही है। और उस्मान खान जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में थे मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, अब उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। ज़रा उनका नाम भी सुन लें। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सबसे ऊपर फ़खर जमान है, जिसका आपको पता है कि अभी उनको टीम से निकाला गया उनके एक ट्वीट की वजह से। जो जब सेकंड टेस्ट मैच की टीम सेलेक्ट हुई थी तो उन्होंने बाबर के हक में एक ट्वीट कर दी थी कि इस तरह के डिसीजन लेना कि इस तरह के प्लेयरों को आप टीम से बाहर कर देते हो, बड़ा अलार्मिंग है। और उससे पहले भी जब कनेक्शन कैंप हुआ था उसमें फ़खर जमान ने कुछ बातें की थी। अब उन सारी चीज़ों को देखते हुए फ़खर जमान को शोकास नोटिस जारी किया गया था, ख़ास तौर पर उस ट्वीट की वजह से, और फ़खर जमान को जो है वो मज़ीद कॉन्टैक्ट में नहीं रखा गया। तो इसलिए सबसे पहले इसमें फ़खर जमान का नाम आता है। इमामुल हक जो है उनको भी कॉन्टैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया मज़ीद। और जबकि आप देखें तो हमारी वनडे की जो सेट ओपनिंग है उसमें ये 2 मेंबर थे, फ़खर जमान और इमामुल हक। बहरहाल इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ना ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, ना ये दोनों टीम में, और अब नए ही प्लेयर हैं जो दोनों ओपनिंग संभालेंगे। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, मोहम्मद नवाज़, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद भी जो हैं वो भी T20 में थे, तो उनको भी वनडे T20 दोनों से निकाल दिया गया, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया। और इसके अलावा मोहम्मद हारिस, शाहनवाज दानी, सरफराज अहमद, उसामा अमीर और जमान खान, इन सारे प्लेयर्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं ज़रा टीम्स के ऊपर कि जो दोनों टूर्स की यानी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो टीम अनाउंस हुई हैं उनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। मैं आपको ऑर्डर वाइज बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे ओपनर्स हैं जिसमें साइम और अब्दुल्ला शफीक का नाम आता है। अब आप देख लें कि इमाम और फ़खर की ओपनिंग को रिप्लेस करके साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग जो है वही ओपनिंग जो है अब आपको वनडे में भी नज़र आएगी। उसके बाद वन डाउन बाबर आजम आते हैं, उसके साथ नीचे कामरान गुलाम है, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, हसीबुल्ला, यहाँ तक जो है हमारा बैटिंग ऑर्डर बनता है। उसके बाद जो है वो ऑलराउंडर्स कह लें या आप फास्ट बॉलर्स कह लें, स्पिनर्स कह लें, सारे मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आमिर जमाल हैं, अरफात मिनास, फैसल अकरम और अरफात मिनास, इन दोनों को नया ऐड किया गया इस दफ़ा। शहीन शाह हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ और हसनैन को दोबारा कम बैक करवाया गया है इस सीरीज़ के अंदर। ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ओडीआई की टीम होगी। और जैसे मैंने पहले बताया फ़खर जमान और इमामुल हक एज अ सेट ओपनर थे, दोनों दोनों की अच्छी एवरेजेस थी, अच्छी फॉर्म थी, लेकिन दोनों को टीम से बाहर रखा गया। उसके बाद अगर मैं T20 की बात करता हूँ तो T20 की टीम जो है वो वनडे से इस दफ़ा सेपरेट बनाई गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाबर और रिजवान जो है वो T20 में शायद आपको ओपनिंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दो जो नाम है सबसे ऊपर, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान, इन दोनों को शामिल करने का मतलब ये है कि शायद इनसे ही ओपनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो बाबर आजम, उमर बिन यूसुफ, इनको नया ऐड किया गया टीम में।
रिजवान जो कि कैप्टन है T20 साइड के, उसके बाद इरफान खान, सलमान अली आगा और हसीबुल्ला। अब आप देखें हसीबुल्ला को दोनों टीम्स के साथ कैरी किया जा रहा है, रिजवान कैप्टन है, कीपर भी होंगे, साथ हसीबुल्ला भी हैं। और जो नई इंक्लूजन है इस टीम में भी हैं, जैसे जहांदाद खान आगे, अरफात मिन्हास, अब्बास अफरीदी कम बैक कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी पहले से T20 सेटअप का हिस्सा हैं, वो टीम के साथ रहेंगे। सुफियान मुकीम जो है उनको इस दफ़ा ऐड किया गया है। उसके अलावा नसीम शाह, हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी, इनको भी टीम में ऐड किया गया। अगर आप नोट करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी वनडे की टीम है उससे 6 नाम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट आपको मिलेंगे। बाकी सारी वही साइड है जो वनडे में खेल रही है, सिर्फ 6 नाम जो है वो फ़र्क हैं। मैं दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, उसके अलावा जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम। ये 6 प्लेयर जो हैं ये सारे जो है वो वनडे में नहीं है, ये सिर्फ T20 में आपको नजर आएंगे। अब आ जाए जिम्बाब्वे टूर में जो हमारी वनडे की टीम होगी उसके ऊपर। और ये बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कर लूँ कि हमेशा हम यही कहा करते थे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके उनको छोटी टीमों के खिलाफ या कंपैरेटिवली जो हल्की टीमें हैं उनके खिलाफ रेस्ट दिया जाए, लेकिन पीसीबी आज तक जो है ना वो इस बात के ऊपर इतना सीरियस नहीं था। और हमेशा से फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी हर जगह पे खेलती रही, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे नेदरलैंड्स हो, कोई भी जगह हो, हमने फुल स्ट्रेंथ टीम हमेशा खिलाई है। और यही वजह है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। जबकि अगर कोई सीनियर प्लेयर टीम से निकले तो हमें समझ ही नहीं आती कि अब इसकी रिप्लेसमेंट पे आएगा कौन। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियंस ने हमेशा ये किया है कि जब भी इस तरह कोई टूर गया है तो उन्होंने किसी जूनियर प्लेयर को अपनी कैप्टनसी दी है और साथ एक यंग टीम खिलाने की कोशिश की है। कम से कम कुछ प्लेयर वो चेंज कर देते थे ताकि अगर कल को वो प्लेयर जाते हैं या फॉर्म उनकी अच्छी नहीं होती तो उनकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। लिहाजा देर है दुरुस्त है, अब ऐसा लग रहा है कि पीसीबी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो। और अब जो है वो सीनियर प्लेयर्स को जिम्बाब्वे टूर से बाहर किया गया है, अब कह लें कि रेस्ट ही दिया गया उनको। और खुशाइन बात यह है कि इसमें कि उन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट भी तैयार हो जाती है, उन प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा और जो पीछे बैठे हैं उनको भी होगा कि मौका मिलेगा तो हमने यहाँ पे रन करने हैं, हमने आउट करने हैं। एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ जोड़िए इसकी टीम है वो ऑलमोस्ट सारी सेम है, सिर्फ जो 3-4 प्लेयर हैं जिनको रिप्लेस किया गया मैं उनका आपको बता देता हूँ, उनकी रिप्लेसमेंट्स बता देता हूँ। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अरफात मिन्हास, इन चारों को जो है वो रिप्लेस करके इनकी जगह दूसरे प्लेयर खिलाए जाएंगे, जिनमें नाम आते हैं बाबर आजम की जगह ऑफ कोर्स तैयब ताहिर आ जाएंगे, अहमद दानियाल किसी भी फास्ट बॉलर की जगह आप कर लें, शाहनवाज दानी को दोबारा टीम में वापस लिया गया है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ अबरार अहमद जो है उनको इस टीम में डाला गया है, जो कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अरफात मिन्हास हैं तो जिम्बाब्वे के साथ अबरार अहमद को एज अ स्पिनर यूज़ किया जाएगा। जबकि जो 2 फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह और शहीन शाह, इन दोनों को जिम्बाब्वे टूर में रेस्ट मिलेगा, इनकी रिप्लेसमेंट में अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी आ जाएंगे। इसके बाद अगर अब मैं T20 की बात करूं जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलने, उसमें भी ऑलमोस्ट सारी टीम सेम है। जो T20 साइड हमने देखी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलमोस्ट सारी वही टीम है, लेकिन वही 3-4 प्लेयर्स हैं जो चेंज किए गए हैं, उनके मैं नाम ले देता हूँ। बाबर आजम को चेंज किया जाएगा, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इन चारों की रिप्लेसमेंट्स आएंगी। उन चारों की रिप्लेसमेंट्स क्या हैं? बाबर आजम की रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स तैयब ताहिर, रिजवान की जगह ऐड किया जाएगा कासिम अकरम को, ठीक है, और अहमद दानियाल शहीन की जगह, और हसनैन को यहाँ पे लिया जाएगा नसीम शाह की जगह, क्योंकि जहाँ दाद खान जो है वो उधर भी T20 में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो स्क्वाड का हिस्सा है। सारी टीम वही है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में होगी, सिर्फ ये 4 चेंजेस हैं। और रिजवान चूंकि इस T20 स्क्वाड में नहीं होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो सलमान अली आगा जो है वो कैप्टनसी करेंगे। और एज अ होल आप जानते हैं कि रिजवान कैप्टन है और सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, तो चलो उनको भी मौका मिल जाएगा अपनी कैप्टनसी के स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ताकि कल को अगर रिजवान टीम में नहीं होते तो उनकी रिप्लेसमेंट में वाइस कैप्टन जो है वो कैप्टनसी कर सके। इसमें जो हॉट टॉपिक रहेगा ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर रहेगा, और उसी की ज़्यादा ज़ाहिर है हर बंदा ताक में भी रहता है। तो अगर इस टीम के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो कोई इतनी इम्बैलेंस टीम लगती नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर्स के ऊपर लोगों को ज़रा शुबात हैं कि ये इनको क्यों ऐड किया गया, जिसमें सबसे पहले आपकी ओपनिंग आ जाती है कि फ़खर और इमाम जो है वो उनकी ओपनिंग हमेशा से सेट थी और उनकी 50+ ही एवरेज जाती है और काफ़ी सारे उनके 50 और 100+ के स्टैंड हैं। लेकिन आपके सामने फ़खर को उस ट्वीट की वजह से शोकॉस नोटिस मिला और उनको कॉन्टैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा और टीम से भी ज़्यादा वो निकल गए।
और इमाम जो पहले की टीम से जा चुके हैं। तो साइम और अब्दुल्ला इन दोनों का एक चैलेंज होगा। अब ज़्यादा बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे फास्ट पिचेस होती हैं, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कामरान गुलाम जो है वो मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इरफान खान पहले T20 खेले हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया है भी ये चीज़ों का। हो सकता है वो एज अ फुल मेंबर जो है वो टीम का हिस्सा रहें, क्योंकि अगर आप मिडल में देखें तो बाबर आजम है, कामरान कामरान गुलाम है, रिजवान, सलमान अली आगा, इरफान और हसीबुल्ला, ये सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें आपको पता है अगर एक कीपर खेलेगा तो दूसरा तो नहीं खेलेगा। सीधी बात है कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, रिजवान खेलेगा तो हसीबुल्ला तो टीम में नहीं होगा, तो इसको तो आप माइनस कर दें यहाँ से। पीछे बचते हैं बाबर, कामरान, रिजवान, सलमान और इरफान। अब इन सारों के अंदर से 5 में से कोई 4 या 5 हो सकता है सारे खेल लें, तो ये देखने की बात होगी कि इसमें अगर 4 प्लेयर खिलाए जाते हैं, उसमें फिर आमिर जमाल को एज आ ऑलराउंडर इस्तेमाल किया जाएगा, साथ एक स्पिनर हो सकता है अरफात मिनाज जो है वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और स्पिनिंग भी अच्छी है उनकी, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और साथ नीचे 3 या 4 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। 3 फास्ट बॉलर्स हों तो साथ आमिर जमाल 4 हो जाएंगे और प्लस एक स्पिनर मसद ऐड हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो एक बैलेंस साइड लगती है, कोई ज़्यादा मसला है नहीं। बस ये है कि अगर जो हमारे बड़े प्लेयर हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी कि वो राइट टाइम पे क्लिक कर जाएं। जैसे कि कुछ लोग जो अभी तक बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम इनसे इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, पुरानी टांगे हैं, इनको आपने दोबारा टीम में डाल दिया। इनको देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये दोबारा किस तरह से आते हैं वापस और किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि रिजवान की भी बहुत अच्छी कोई रिसेंट पास्ट में इतनी परफॉर्मेंस रही नहीं। अब बाबर का हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा ऑफ द कलर जा रहे हैं पिछले 1-2 साल से, और उनको कम बैक करना है। मतलब 50 थोड़ी बहुत उन्होंने की है, लेकिन उस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स और उस तरह की इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेलनी जिस तरह की वो पहले खेलते थे। ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत रहेगी और उनको कम बैक करना है ताकि इस टीम में थोड़ी जान वापस आए। उसके अलावा T20 में कोई ज़्यादा मसला नहीं है, टीम ऑलमोस्ट सेम है। उमैर बिन यूसुफ को डाला गया है, तो उनको चांस मिलता है नहीं मिलता ये तो देखने की बात है, क्योंकि T20 के अंदर कामरान गुलाम नहीं है, तो उनकी जगह पे यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ को जो है वो जगह मिली है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा जो ऑर्डर है वो सेम है, सिर्फ ये है कि ओपनिंग की जगह पे आपने साइम अयूब और अब्दुल्ला की जगह पे साहिबजादा फरहान और उस्मान खान को जो है वो टीम में जगह मिली है। तो ये दोनों ओपनर हों तो बाबर नीचे 1 डाउन ठीक आ जाते हैं। सिर्फ देखना ये होगा कि अब रिजवान कैप्टन, जैसा हम जानते हैं रिजवान नीचे पहले खेलते थे और इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। जैसे मिसबाह हक जब कोच आए उन्होंने रिजवान को ओपनिंग स्टैंड दिया और रिजवान एक आपको नया रिजवान नजर आ गया, और फिर बाद बाबर और रिजवान दोनों ओपनर आने लगे। अब देखने की बात ये होगी कि जब साहिबजादा फरहान और उस्मान खान की मौजूदगी में, बाबर आजम की मौजूदगी में रिजवान किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। अब वो खुद कैप्टन है, क्या वो ओपनिंग स्टैंड पे जाएंगे या वो अपने आप को नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, मिडल में लाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ओवर्स तो होते नहीं जो उनका खेलने का स्टाइल है। या तो वो ओपनर रहें या वो टीम से बाहर रहें, और कोई ऐसी जगह बनती नहीं उनके लिए, या वो बहुत नीचे खेलें और हिटिंग का रोल प्ले करें अगर उनसे हो जाए। क्योंकि अगर ये दोनों ओपनर्स होते हैं, बाबर 1 डाउन हुए, क्योंकि बाबर तो 1 डाउन खेल सकते हैं, वो है भी 1 डाउन है, खेल भी चुके हैं T20 में ऑलरेडी पहले। तो मोस्टली 1 डाउन बैट्समैन जो होता है T20 में उसकी पहले 6 ओवरों के अंदर अंदर बारी आराम से आ जाती है, तो वो उनको ऐसा जितना मसला नहीं होगा। लेकिन रिजवान का नंबर देखने वाली बात है कि वो कहाँ पे बैटिंग करते हैं, एज अ ओपनर अपने आप को लाते हैं या कहीं किसी और नंबर पे फिट इन करते हैं। उसके अलावा काफ़ी प्लेयर्स पे भी डिबेट चल रही है कि इन प्लेयर्स ने इतनी डोमेस्टिक नहीं खेली, इनके इतने नाम नहीं हैं। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही है। अब डोमेस्टिक तुम्हारे किसी भी प्लेयर ने इतनी खास नहीं खेली होती। अगर आप शादाब खानी की बात कर रहे तो उन्होंने अब जो है वो 18 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस मिला के। तो हमारा तो यही हाल है। अब इसी तरह से हमारी सिलेक्शन होती हैं और इन्हीं इन्हीं पूल ऑफ प्लेयर में से हमने लड़के मलने होते हैं। बात करें अगर जहांदाद खान की या अरफात मिनास की या सुफियान मुकीम की, तो इन प्लेयर्स के ऊपर आजकल थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रूटनी आई हुई है, और साथ जो है वो पुराने प्लेयर जो कि हमारे चल नहीं रहे। तो ये बड़ी एक मिक्स सा कॉम्बिनेशन सा बन गया, समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सा प्लेयर किस तरह फिट इन होगा। पुराने प्लेयर्स का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल साथ यंग लड़के, उनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो डोमेस्टिक में खेले हुई हैं। सेपरेटली कहीं पे उन्होंने ए टीम के साथ बहुत ज़्यादा टूर्स किए हैं, बस हल्के फुल्के मैचेस उन्होंने खेले हैं, मतलब कम मैचेस खेले हैं कंपैरेटिवली, कि अगर आप एकदम इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रेजेंट करना पड़ जाए तो उसके लिए। चलिए, तो थी सारी ओवरव्यू था टीम डिस्कस हमने की। कल जो है वो एक और मेन चीज़ हुई कि गैरी क्रिस्टन ने जो है वो अपने रेजिग्नेशन दे दी अपने हेड कोच की जो उनकी पोस्ट थी उससे। और ये बड़ी अजीब बात है, समझ नहीं आ रही उन्होंने क्यों इस बात का फैसला किया है। और मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ
एंगल्स सामने आ रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रही कौन सच है कौन नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ आता है वो यही है कि पीसीबी ने जिस तरह जब पहले उनको बुलाया गया था तो दोनों कोच से कहा गया था कि आपका सिलेक्शन कमेटी में रोल होगा, और उसके बाद से ज़ाहिर है पीसीबी चेंजेस करता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरह चीज़ें चलती हैं। उनको पता नहीं इन बातों का। उनको जब लाया गया यहाँ पे उनको पहले ये बताया गया कि आपका भी रोल होगा कि अपना सिलेक्शन कमेटी के अंदर आप प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमेशा हमारे कोचेस को रोल दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा जब फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, फिर नई सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि कोचेस का और कैप्टन का कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, तो शायद उस बात से उनको कोई इतराज़ होंगे या वट एवर। अभी मुख्तलिफ एंगल सामने आ रहे हैं, तो देखते हैं कुछ दिनों में क्या बात सामने आती है, क्योंकि अभी जिसकी सुनो उसकी बात ही ठीक लगती है, जिस एंगल से देखो वही बंदा ठीक लगने लग जाता है। तो लिहाजा अभी इसके ऊपर हम कोई टेक नहीं देते। लिहाजा अगर हम उनके इस टाइम की बात करें जो 5-6 महीने वो कोच रहे हैं और कोई वनडे मैच नहीं हुआ उनकी इस सारे टाइम पीरियड के अंदर, मज़े की बात तो ये है। और इन टोटल उन्होंने 8 T20 मैचेस में कोचिंग की है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 2 ही जीता है, 3 मैच हारा है, एक टाई हो गया और 2 जो है वो मैच अबंडेंट हो गए विदाउट अ बॉल बोल्ड। तो ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में तो चीज़ें इसी तरह रहती हैं, और आई होप चीज़ें बेहतर हों। ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो सर पे है, और ऐसे मौके पे आके जो है वो हमारा कोई कोच ही नहीं है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होगी। और अब देखते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे किसको कोच लिया जाता है और कितने अरसे के लिए लिया जाता है। अब तो ये भी हम बात नहीं कर सकते कि कितने अरसे के लिए किसको लिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर तो कोई चलता नहीं। कई दफ़ा पीसीबी लंबा कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोच चले जाते हैं। कई बार कोचेज़ लंबे कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और पीसीबी उनको पहले फायर कर देता है। मतलब हमारे बोर्ड में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, और हम हर वीडियो में यही बात करते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी लाएँ, ताकि जो बाहर से भी कोचेज़ आते हैं उनको भी पता लगे कि किस तरह चलना है, कुछ एक लंबा प्लान हो, लोगों को पता हो, आपको पता हो, प्लेयर्स को पता हो। बहरहाल क्या कर सकते हैं। आई होप चीज़ें बेहतर हों और जल्दी कोई हमारा जो है वो वाइट बॉल की कोचिंग के लिए कोई बंदा आ जाए, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से चलें और उसके साथ थोड़ा अच्छी टर्म्स के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट करें। बहरहाल उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर हों, और जिस तरह टीम का मोराल अभी 2 टेस्ट मैचेस जीतने के बाद हाई है, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें और ऑस्ट्रेलिया में कोशिश करें कि अच्छी गेम प्रेजेंट करें। डजेंट मैटर अगर जान मारें उसके बाद मैच हार भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें अपनी पूरी दें, 100% एफर्ट लगाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।